एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 का जो पार्ट डी है हमारा, सामाजिकरण तथा शिक्षा, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। उसके साथ में दे रखा है शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर। और नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार के विकास में विचारक। तो हमको जो इसमें पढ़ना है वो हमको सबसे पहले पढ़ना है कि सामाजिकरण क्या होता है और सामाजिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और साथ में जो है हमको जो शिक्षा से संबंधित जो विचारक हुए हैं जिन्होंने अपना शैक्षिक दर्शन दिया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जय कृष्णमूर्ति, पावलो फेरे, वॉलस्टनक्राफ्ट, नील नोडिंग्स और सावित्री बाई फुले, इन सबका जो योगदान है एजुकेशन में क्या रहा है, क्या इनका शैक्षिक दर्शन है, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आज जो हम अभी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सबसे पहले कि सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। सबको पता है सोशलाइजेशन क्या होता है, तो हमको इसमें बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करना की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करने के साथ में वो समाज की जो आदत होती है, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसके नियम हैं, उनको वो समझने का प्रयास करता है, उसके साथ समायोजन, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जब बालक एक जन्म लेता है तो उसके साथ में उसको समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, परिवार में किस तरीके से व्यवहार करना है, तो वो क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया ही कहलाती है कि वो किस तरीके से व्यवहार करे, समाज में किस तरीके से समायोजन करे, सामंजस्य स्थापित करे। तो समाज के आदर्शों को, समाज के नियमों को, उनके विचारों को समझना, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि सामाजिकरण, सोशलाइजेशन और एजुकेशन में क्या संबंध है, या सोशलाइजेशन में एजुकेशन किस प्रकार से अपना योगदान देती है। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा तीव्र करती है, और ज्यादा जो है वो गति प्रदान करती है। ठीक है। बालक समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों को शिक्षा के माध्यम से जो है और ज्यादा समझने का प्रयास करता है। उसके अंदर जो है और ज्यादा दृष्टिकोण जो डेवलप किया जाता है, विवृत्ति डेवलप की जाती है कि वो समाज के आदर्शों और मूल्यों को समझने का प्रयास कर सके। शिक्षा के द्वारा बालक में जो है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया जाता है, राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है, जिससे कि वो समाज में अच्छे से जो है सामंजस्य स्थापित कर सके, अपना समायोजन कर सके। तो बेसिकली ये हमको समझना था कि सामाजिकरण क्या होता है और शिक्षा सामाजिकरण में अपना योगदान किस प्रकार से देती है। ठीक है। तो सामाजिकरण हमने समझ लिया कि समाज के आदर्शों, नियमों, मूल्यों आदि को समझना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, वही सब क्या कहलाता है, समाज की परंपराओं को समझना, रीति रिवाजों को समझना, वही सब क्या है, सामाजिकरण है। और शिक्षा उस प्रक्रिया को और ज्यादा तीव्र बनाती है। शिक्षा बालक में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी जो आदर्श है उनका वो डेवलपमेंट करती है। ठीक है। सबसे पहले बालक परिवार में सीखता है, परिवार के बाद में वो विद्यालय में आकर के सीखना प्रारंभ करता है। तो ये था कि सामाजिकरण क्या होता है और शिक्षा क्या होती है। तो हमने सामाजिकरण और शिक्षा समझ लिया। नेक्स्ट जो हमको समझना है वो संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या होती है, यानी कि कल्चर क्या है और शिक्षा क्या है। तो संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है, जैसे सामाजिकरण और शिक्षा में क्या संबंध है हमने ये देखा, वैसे ही कल्चर और एजुकेशन में क्या संबंध है। तो अब संस्कृति क्या होती है, तो लोगों का एक नजरिया होता है, एक वे होता है, एक तरीका होता है। तो लोगों का क्या नजरिया है, क्या तरीका है, उनका क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं समाज के अंतर्गत, वो किस प्रकार के रीति रिवाजों को मानते हैं, किस प्रकार की परंपराओं को मानते हैं, क्या उनके जो एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है समझ लीजिए, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के क्या नियम हैं, क्या आदर्श हैं, क्या मूल्य हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, यही क्या कहलाता है, यही संस्कृति कहलाता है। कि एक व्यक्ति जो है, एक ग्रुप जो है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है अपने आदर्शों, अपने मूल्यों के अकॉर्डिंग। ठीक है। आप किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आपका पहनावा क्या है, आप क्या भोजन करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, ये आपकी संस्कृति के अंतर्गत आता है। कि आप अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करेंगे। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जिस प्रकार की होगी आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना व्यवहार करेंगे। तो एक जो वे होता है, एक जो व्यवहार करने का जो तरीका होता है, वही क्या कहलाता है, वही संस्कृति कहलाता है।
अब संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है, ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो संस्कृति का क्या करती है, 4 चीजें करती है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का क्या किया जा सकता है, सबसे पहले हस्तांतरण किया जा सकता है, ठीक है, हस्तांतरण किया जा सकता है। शिक्षा का जो है परिशोधन किया जा सकता है, संस्कृति का परिशोधन किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है और संप्रेषण किया जा सकता है। तो ये 4 जो काम है संस्कृति का, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हस्तांतरण करना, संस्कृति को आगे बढ़ाना, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति किस प्रकार से जाएगी, कैसे एक बालक जो है वो संस्कृति को सीखेगा, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से उसका हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, वो क्या किसके माध्यम से होता है, वो शिक्षा के माध्यम से होता है, ठीक है। परिशोधन, ऐसे बहुत से मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, जिनकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती है, उनका परिशोधन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो किसके माध्यम से किया जाता है, वो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी मान्यताएं होती हैं जो गलत होती हैं, जिनको बदलना चाहिए, ठीक है, वो किसके माध्यम से बदलेगा, वो शिक्षा के माध्यम से उसको चेंज किया जा सकता है। संस्कृति का संरक्षण करना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी संस्कृति में जिसको हमको बचाना है, हमको उसको दूसरी पीढ़ी में भेजना है, तो हमको उसका संरक्षण करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, वो किसके माध्यम से बचेगी, शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा ही बालक को उन सब बातों के बारे में बताएगी, उन सब आदर्शों रीति रिवाजों के बारे में बताएगी जिसको हमको बचाना है। तो शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण किया जाता है और संप्रेषण या कम्युनिकेशन किया जाता है। तो संस्कृति हुई हमारे रीति रिवाज, आदर्श, परंपरा, हमारा जो व्यवहार करने का तरीका है वो क्या है, संस्कृति है। और शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, तो शिक्षा जो है संस्कृति का हस्तांतरण करती है, उसका परिशोधन करती है, उसका संरक्षण करती है और उसका संप्रेषण करती है। तो ये हुआ शिक्षा और संस्कृति में संबंध। तो हमने सामाजिकरण और शिक्षा पढ़ लिया, हमने संस्कृति और शिक्षा पढ़ लिया। अब जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो है सामाजिक परिवर्तन, जो सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन है उसके बारे में हमको देखना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबको पता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है, किस समाज के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, गतिशीलता जो होती है वही क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। कोई भी किसी भी समाज के एक ग्रुप में कोई भी जो चेंज होता है, ठीक है, एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति में जा जाता है तो वही क्या होता है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन देख लिया कि हमने सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। नेक्स्ट हमको देखना है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक बहुत ज्यादा डिटेल में हमको इनको नहीं देखना है, हमको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि ये सब होता क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजिकली, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, सांस्कृतिक कारक, तो ये कुछ कारक है जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। जैविक, बायोलॉजिकल जो जैसे इसमें हम जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सबको ले सकते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। प्रौद्योगिकी कारक में टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है, ठीक है, नई नई चीजें आती है समाज के अंतर्गत जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे कि नगरीकरण जो होता है, लोग गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि शहरों में उतने रोजगार के अवसर नहीं है जितने कि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, तो लोग जो है गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का परिवर्तन ही है कि लोग अपनी एक स्थिति से उठ करके दूसरी स्थिति में जा रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है, पहले के टाइम में फोन नहीं होता था, आज फोन है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। और कौन सा परिवर्तन है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकली जो फैक्टर है वो है। आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिकली फैक्टर जो होते हैं वो कहलाते हैं आर्थिक कारक। और हमारी संस्कृति में जो चेंज आता है, हमारे कल्चर में जो चेंज आता है, उस संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन
आना क्या है, सामाजिक परिवर्तन का कारण है। तो ये है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज के किसी भी एक ग्रुप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज होना, वही क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और जैविकीय, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक ये कुछ कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन में योगदान देते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरी है सामाजिक परिवर्तन के, वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सबको पता है किसने दी थी, ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। प्रौद्योगिकी सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था ऑकबर्न ने। और थर्ड है साइक्लिक थ्योरी। चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्पेंसर, सोरोकिन और एक और थे टॉयनिंग। तो सामाजिक परिवर्तन के 3 सिद्धांत हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी और साइक्लिक थ्योरी या फिर चक्रीय सिद्धांत। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब वर्ग में संघर्ष होता है, ठीक है, तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आज जो दलित वर्ग है, या हम कह सकते हैं जो हमारी लेबर क्लास है, ठीक है, हमारे जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग आज दबे हुए हैं, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब श्रमिक वर्ग ऊपर होंगे। कार्ल मार्क्स ने ये कहा भी था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है जो हमारे अपर क्लास है या जो हमारे रईस लोग हैं वो नीचे होंगे और जो हमारा लेबर क्लास है वो ऊपर होगा। तो एक प्रकार का परिवर्तन ही है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज आएगा, लेबर क्लास ऊपर होगी और जो हमारे पूंजीपति लोग हैं वो नीचे होंगे। तो ये थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। टेक्नोलॉजिकल थ्योरी जो ऑकबर्न ने दी थी, उन्होंने कहा था कि समाज में जो भी परिवर्तन आता है उसका रीजन क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है, प्रौद्योगिकी के कारण जो है समाज में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट जो है वो है साइक्लिक थ्योरी, जो कि दी थी स्पेंसर, सोरोकिन और ठीक है, तो ये दी थी स्पेंसर, सोरोकिन और टॉयनबी ने। चक्रीय सिद्धांत का मतलब होता है कि जो स्थिति एक बार है वो दोबारा पुनः वही स्थिति वापस आएगी, यानी कि जो परिवर्तन है वो चक्र रूप में होता है, चक्रीय रूप में होता है। एक स्थिति जो आज है थोड़े टाइम बाद घूम करके वही स्थिति वापस आएगी। तो ये 3 सिद्धांत है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी कि समाज में जो भी परिवर्तन होगा उसका रीजन क्या होगा, प्रौद्योगिकी होगा या फिर टेक्नोलॉजी होगा, जो कि ऑकबर्न ने दी थी। साइक्लिक थ्योरी चक्रीय सिद्धांत जो कि स्पेंसर, सोरोकिन और टॉयनबी ने दिया था कि जो भी परिवर्तन होता है वो एक बार होने के पश्चात दोबारा पुनः वही स्थिति आती है। तो इस प्रकार से जो है हमने देख लिया कि सामाजिकरण क्या होता है और शिक्षा से उसका क्या संबंध है, संस्कृति क्या होती है, शिक्षा से उसका क्या संबंध है, और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमको देखना है वो जो थिंकर्स हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, जिन्होंने अपना शैक्षिक दर्शन दिया है, शिक्षा से संबंधित जो अपने दर्शन दिए हैं कि शिक्षा किस प्रकार की हो, उन्होंने क्या अपने विचार दिए हैं शिक्षा से संबंधित, हमको उनके बारे में स्टडी करना है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो सबसे पहले करेंगे स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले जो हमारे दिए हैं वो है स्वामी विवेकानंद। तो हम जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज स्टडी
करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग पहले उनका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उनके बारे में जो है शैक्षिक जो विचार दिए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ है वो कलकत्ता में हुआ था और 12 जनवरी 1863 को जो है इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ था। इन्होंने बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य निर्माण कर सके, यानी मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा की ये बात करते थे। विवेकानंद जी जो है उन्होंने अमेरिका का जो शिकागो है उसमें 1863 में जो आयोजित हुआ था उसमें सनातन धर्म जो है उसके ऊपर उसने उस धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया था। 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी। जो इसका मुख्य केंद्र था, इस मिशन जो स्थापित हुआ है उसका मुख्य जो केंद्र था वो था वेदांत का प्रचार प्रसार करना। केंद्र जो है उसका था वेदांत का प्रचार प्रसार करना। सॉरी, वेदांत पर ये विश्वास करते थे, वेदांत पर ये विश्वास करते थे। वेदांत पर विश्वास था इस वजह से जो है ये ईश्वर पर भी विश्वास करते थे। और वेदांत में भी जो है ये अद्वैत वेदांत जो है, जो मैंने आपको वेदांत की जो शाखाएं बताई थी, 6 शाखाएं हमने वेदांत दर्शन की पढ़ी, उसमें से अद्वैत वेदांत यानी कि ईश्वर और जो आत्मा यानी कि ब्रह्म और जो आत्मा है वो दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो अद्वैत वेदांत की ये बात करते थे, अद्वैत वेदांत को ये मानते थे, ईश्वर में ये विश्वास करते थे। तो ये तो हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी का परिचय क्या था, उनके क्या विचार थे। अब हम देखते हैं कि इनका शैक्षिक दर्शन क्या है, शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने क्या विचार दिए। तो अब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मानव की जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, क्योंकि ये वेदांत पर विश्वास करते थे। वेदांत के ऊपर विश्वास करने की वजह से ईश्वर में विश्वास करते थे और ये कहते थे कि मानव की जो प्रकृति